हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आसमी सैयद ऑफिशियल। थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर हो गया है, फोर्थ लेक्चर स्टार्ट हो रहा है विद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड ग्रुपिंग देख लिया था सारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कौन से होते हैं मैंने डिटेल में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर समझाया है, ये टेबल बनाकर समझाया है। और इसका जो भी लेक्चर नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब अवेलेबल है, वो सारे अपडेट्स आपको पहुंचा दिए जाते हैं थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, सो यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दैट। एंड सेकंड थिंग, इसके बाद में ये जब चैप्टर हमारा खत्म होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर्स है वो सारे अभी हम बारी बारी कर रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मान के चलने हैं, होते ही है। तो ऐसे आपके जितने भी चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर से आपकी समझ जाओ 15 से 17 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये इसके लिए मैं क्या बता रही थी कि यहाँ पर जो है ना पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है करने के लिए, ठीक है। ये चैप्टर्स करने बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यूज करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पर हमारा जो भी चैप्टर डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं फ्रॉम 2025 से 2010 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर में से। अभी जैसे बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ, हमने बायोमोलिक्यूल्स का जो है पीवाईक्यूज अच्छी तरीके से सॉल्व होकर रखा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, उसका जो पीवाईक्यूज है, ठीक है, 2025 से 10 तक का, वो हमने सॉल्व करके वीडियो बना के रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द वीडियो सोल्यूशंस। आपके पास में वीडियो सोल्यूशन सारे यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, सब कुछ मेरे चैनल पर फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है, कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड होता है, बस दैट्स इट। तो वो सब कुछ फ्री मटेरियल है, यू मस्ट यूज इट टू द हाईएस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट करते हैं अभी। बस ये पीवाईक्यू सीरीज का मुझे बताना था। और दूसरी चीज कि हमारे चैनल पर जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज भी एक होती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर वेरी मच एक्सपेक्टेड, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज सिंस अभी जो हम देख रहे हैं क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंदी भी हो रहे हैं, डिफिकल्ट भी हो रहे हैं, और यू नो समटाइम्स आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसाइड सिलेबस पढ़ रहे हैं, जहां पर रिक्वायर्ड है हमने थोड़ा आउटसाइड का पार्ट भी किया है, तो वो सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं इन द डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज, जो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी ईच एंड एवरी चैप्टर खत्म होने के बाद। उसके साथ साथ तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग सीरीज होती है। उसके बाद में 1 शॉर्ट लेक्चर होता है जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका। फिर पीवाईक्यूज की सीरीज होती है, जहां पर हमने 2025 से 10 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर आता है डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज। डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज जब आप करते हो तो इससे आपको समझ में आ जाता है, जैसे जैसे आपके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप होते जाते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, नोट्स आपने बना ली, रीडिंग आपने खुद से कर ली, इसको रिविजन अच्छे से कर लिया, वैसी वैसी आपका बायोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो इस चीज को आपको बहुत दिमाग में रखते हुए चलना है कि ये स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, बिकॉज दीज आर कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज के अंदर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं 1 शॉट में नहीं करा रही हूँ, सब चीज इन डिटेल 1 शॉट में भी कराई जाएगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन रीडिंग सीरीज एंड 1 शॉट इज कि हम बार बार रिवाइज नहीं करते, वहां पर हम थोड़ा सा पेस बढ़ा देते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन कवर होता है। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका काम क्या है, अगर आपके पास में टाइम कम है, अगर आपका या फिर काफी सारे बेसिक्स आपके क्लियर है, आपने कोई ड्रॉपर बैच से है, तो 1 शॉट देख सकते हैं। और अगर सिर्फ आप न्यू फ्रेशर हो, आप नई चीज से स्टार्ट कर रहे हो, तो एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज विल ऑल्सो गो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अभी कोएगुलेशन क्या होता है, इसको हम क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। वहां पर क्लॉटिंग होता है ब्लड का, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनी इंजरी। कोई भी तरीके का जब इंजरी होता है, कोई भी तरीके का एक्सटर्नल वुंड जब बन जाता है, वुंड क्या होता है, कोई भी जख्म, तो जब भी वुंड या फिर कोई भी तरीके का इंजरी होता है, ट्रॉमा होता है कहीं पर भी बॉडी सरफेस पर, तो क्या होता है, वहां से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, ब्लड फ्लो चालू हो जाता है। लेकिन अगर वो इंजरी का साइज कितना है और वो कितना इंटेंस इंजरी हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्लड फ्लो कब रुकेगा। तो ब्लड फ्लो जो होता है विद टाइम रुकता है, ठीक है। कितना टाइम लेता है, अगर हमने कोई भी छोटा सा वुंड हुआ है तो वहां पर विद इन फ्यू मिनट्स वो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर कोई डीप इंजरी हुई है, कोई इंटेंस इंजरी हुई है, तो काफी आवर्स के बाद में ब्लड फ्लो होना बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो अगर छोटा मोटा कोई सरफेस पे, स्किन पे कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पर फौरन से बॉडी के रिएक्शंस चालू हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी के रिएक्शंस कौन से होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि जब भी वुंड होता है तो वहां पर होता क्या है। तो सपोज करते हैं दिस इज अ सरफेस, ये कोई एक बॉडी सरफेस है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया है,
इस तरीके से यहाँ पर वुंड हो गया है। तो वुंड होने की वजह से यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड यूज आउट हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे ठीक है प्लेटलेट्स यहाँ पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कोएगुलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप जो है ये कैसे इनिशिएट होता है। फर्स्ट स्टेप मतलब या फिर वी कैन से कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है कि हमारा जो ब्लड है उसको वो एक तरीके से कैसे भी करके रुकाए। तो वो कैसे रुका सकता है, जब उसके ऊपर कोई एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, लेयर कैसे आएगी, यहाँ पर आरबीसीज क्या हो रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं, राइट। यहाँ से जो है आरबीसीज बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी जो है इस तरीके से मैश लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर मतलब बना देती है। मैश लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की वजह से या फिर बनाने की वजह से यहाँ के जो आरबीसीज जो कि इतने इतने बड़े साइज के हैं वो अब निकल नहीं पाएंगे, ये यहाँ पर ट्रैप होना चालू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो मतलब अगर ये हमारे क्या है, आरबीसीज है जो इधर से निकल रहे थे। ठीक है, ये इस तरीके से आरबीसीज बने हुए हैं जो यहाँ से निकल रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही थिन नेटवर्क बन जाएगा, मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पर जो आरबीसीज होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, वो यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो कोएगुलेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ दीज फाइबर्स। ये फाइबर्स कौन से होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं फिब्रिन के। ठीक है, फिब्रिन क्या है, दिस इज अगेन जो थ्रेड को बनाता है, जो बहुत ही पतले छोटे थ्रेड होते हैं उनको हम फिब्रिन कहते हैं। और ये फिब्रिन से क्या बनता है, हमारे फाइबर्स बनते हैं, बहुत सारे लंबे फाइबर्स बनते हैं। और ये इस तरीके का एक फाइबर बना, वैसे यहाँ पर एक फाइबर बना, ये फाइबर ये फाइबर ये फाइबर मिलकर पूरा मैश वर्क स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश लाइक स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं इसके अंदर जाके ठीक है ट्रैप हो जाते हैं, आरबीसीज की ट्रैपिंग होती है और वहां से फिर आरबीसीज जाना बाहर बंद हो जाते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर इंड्यूस कैसे हो रहा है। तो जब भी वुंड होता है, ब्लड किसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है, ब्लड कांटेक्ट में आता है विद कोलेजन। कोलेजन क्या है, ये एक इंटरसेल्युलर सब्सटेंस है, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी देखा है। कोलेजन इज एन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है ये कोलेजन, ये हमारे जो भी ब्लड वेसल्स है या फिर जो भी स्किन के लेयर है इसके इंटरसेल्युलर मतलब हर सेल के बीच में ये कोलेजन प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ में जब हमारा आरबीसी कांटेक्ट में आता है तो वहां से क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन जो है चालू होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का ठीक है प्रोसेस चालू होता है। प्रोसेस क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इस तरीके से और भी दूसरी चीजें होती है, ठीक है, जिसके वजह से ठीक है क्लॉटिंग जो होती है फटाफट से चालू होती है। तो अब यहाँ पर सारे प्लेटेज जमा हो जाते हैं। ठीक है, फौरन से फटाफट सारे प्लेटेज जमा हो जाते हैं और वो क्लॉटिंग इंड्यूस करवाते हैं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा टाइम के लिए ब्लीडिंग नहीं होती। द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद ब्लड अपने आप ही आना बंद हो जाता है। इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन यही होता है। लेकिन अगर आप बात करें हीमोफीलिया कंडीशन, हीमोफिलिक जो होते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, इन हेल्दी पर्सन ये देखा जाता है। लेकिन अगर हम हीमोफिलिक जो होते हैं, जो कैसे होते हैं, हीमोफिलिक होते हैं, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक जिनको हीमोफाइल है। अब ये हीमोफाइल के बारे में आपको दिया गया है इन योर 12th एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये वाला जो चैप्टर है इट इज बेसिकली योर 3rd और 4th चैप्टर आई गेस एज पर योर न्यू एनसीईआरटी। वहां पर बात की गई है हीमोफीलिया के बारे में। तो ये जो हीमोफीलिया होता है इस केस में ये प्लेटलेट्स बनना बहुत कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन का काम रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। छोटा सा भी कट रहेगा तो लॉन्ग एंड लॉन्ग आवर्स जब तक कि वहां पर आप कुछ ऑइंटमेंट या फिर कोई चीज लगाकर बंद नहीं कर रहे हो तब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती है। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ व्हाट, हीमोफिलिक पेशेंट। तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर अगर थोड़ा सा कट हुआ है तो विद इन फ्यू मिनट्स वो बंद हो जाना चाहिए। ये ऐसा क्यों होता है, ब्लड एक्सिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी इंजरी या कोई भी तरीके का ट्रॉमा जब भी हमारी स्किन पर होता है तो यहाँ पर हमारी बॉडी एक प्रोसेस शो करती है जिसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक्सेसिव लॉस नहीं होने के लिए ये देखा जाता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है, जब भी हम गिरते मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपने भी बाहर अगर खेला होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो नीज पर बहुत मार लगती है। तो नीज पर जो है ये स्कम जो होता है, ये जो स्कम यहाँ पर बात की गई है, ब्राउन स्कम, जिसको ऐसी खपली जैसी कुछ बन जाती है, उसको हम बहुत टाइम के बाद में वो थोड़ा थोड़ा इचिंग करने लग जाती है। ठीक है, और फिर उसको जब हम निकालते हैं तो नीचे से हमें एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये स्कम जो होता है, ये स्किन है हमारी, यहाँ से ब्लड निकला था और ब्लड निकलने के बाद में यहाँ पर हमने देखा कि क्या बन चुका है, वहां पर इस तरीके से ब्राउन कलर का स्कम बन चुका होता है। ठीक है, इस तरीके से ब्राउन स्कम बन चुका होता है। इस तरीके का काफी वो ज्यादा होता है। ठीक है,
और ये जो स्कम बनता है इससे क्या होता है, इसके नीचे जो है ना प्रोसेस चालू होता है हीलिंग का। तो वो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैसे हो रहा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर काम कर ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड होता है, स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या कर रहा होता है, दिस इज फुल ऑफ प्लेटलेट्स एंड फुल ऑफ फिब्रिनोजेंस, ठीक है, जो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। और ये जो फिब्रिनोजेंस होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक्टिव स्टेट में आकर फिब्रिन्स बनाते हैं। फिब्रिनोजेन जो होते हैं, फिब्रिनोजेन जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ऊपर भी देखा था, ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, फिब्रिनोजेन को एक्टिव स्टेट में लाते हैं। कैसे करते हैं, एक्टिव स्टेट में लेकर आते हैं। और ये जो फिब्रिनोजेन एक्टिव स्टेट में आते हैं तो ये फिब्रिन बनाते हैं, ये कन्वर्ट होता है इनटू फिब्रिन। और ये बहुत सारे फिब्रिन्स, ऐसे बहुत सारे फिब्रिन्स मिलके क्या बनाते हैं, थ्रेड या फिर लॉन्ग थ्रेड्स या फिर फाइबर्स बनाते हैं। जो फाइबर्स क्या करते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां पर आरबीसीज को वो करते हैं। तो जब भी आप यहाँ से निकालते हो तो नीचे की तरफ न्यू स्किन नहीं मिलती, वहां पर क्या मिलता है, ऐसा थोड़ा सा फ्लूइड मटेरियल मिलता है, विच इज नथिंग बट द बॉडीज रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एन इंजुरी, ठीक है। तो ये बन जाता है, स्कम बन जाता है ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, एट द साइट ऑफ कट और इंजुरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर सम टाइम ये चीज बनती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म हुआ देखा जाता है। और ये ब्राउन कलर का स्कम कब बनता है, आफ्टर द क्लॉटिंग हैज स्टार्टेड। क्लॉटिंग काफी ज्यादा हो चुका होता है, ऊपर का क्लॉटिंग होकर ही वो स्कम फॉर्म होता है। वो आरबीसीज होते हैं जो कि ट्रैप हो जाते हैं विद द फाइबर्स और वो ब्राउन स्कम फॉर्म करते हैं। लेकिन उसके नीचे जो कंटिन्यू जो स्किन का लेयर है वो पूरा कंप्लीटली बना नहीं होता, उसका प्रिपरेशन या फिर उसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो चालू होता है। तो इसीलिए उसको जो स्कम होता है उसको निकालना नहीं होता है। बहुत से लोगों को छिलकर निकाल देते हैं, ऑल्दो वो वहां पर दुख रहा होता है, पेन सेंसेशन होते हैं, लेकिन फिर भी उसे निकाल देते हैं। नीचे से क्या निकलता है, वही प्लाज्मा जो फिल्ड प्लेटलेट्स जो होते हैं वही सारे रिमूव हो जाते हैं जो वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गए थे, जो कि नहीं निकालना होता है। कट और एन इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफ अ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है। ये क्या है, दिस अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो जैसे मैंने बताया वहां पर क्या होते हैं, वो आरबीसी ट्रैप्ड होते हैं, उनको ट्रैप करने वाला कौन है, वही थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स है, ठीक है। तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, इस तरीके से नेटवर्क बन चुका होता है थ्रेड्स का, जिसको हम फिब्रिन्स कहते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क जो बना है किससे बना हुआ है, फिब्रिन से बना हुआ है, और उसी के अंदर आरबीसीज ट्रैप हो चुके होते हैं। कौन सा आरबीसीज है, जो डैमेज्ड आरबीसीज है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के, वो पूरे ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस। तो अभी मैंने बताया कि इनएक्टिव जो होते हैं, इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस, ये किसके अंदर मिलते हैं, हमारे सारे ऑल ओवर बॉडी प्लाज्मा जो है वहां पर इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस मिलते ही है, जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता। इसको एक्टिव कब करते हैं, जैसे ही कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद में कैस्केड रिएक्शंस होती है। जो कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेशन जो होता है, कोएगुलेशन ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कोएगुलेशन जो प्रोसेस है ये कैस्केड रिएक्शन इसको कहा जाता है। कैस्केड रिएक्शन क्या होता है, देखो कैस्केड रिएक्शन कहा जाता है। कैस्केड का मतलब वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर चेन रिएक्शंस इसको हम कहते हैं, चेन रिएक्शंस भी इसको हम कहते हैं। तो चेन रिएक्शंस क्या है कि मतलब ए कोई ऐसा सबस्ट्रेट है, ये कन्वर्ट हुआ इनटू बी ड्यू टू एनी रिएक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी एंजाइम। तो ये जो बी बना है ये अभी एज एन एंजाइम काम करेगा फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव सी टू एक्टिव सी। फिर ये जो एक्टिव सी बना है, ये जो एक्टिव हो गया है सी, अब ये एज एन एंजाइम काम करेगा फॉर इनएक्टिव डी टू बिकम एक्टिव डी। तो इनएक्टिव डी को एक्टिवेट करने के लिए ये सी एंजाइम काम कर रहा है। फिर उसके बाद में ये डी जो है ये किसके का काम कर रहा है, जो इनएक्टिव ई पड़ा है उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर वो काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चेन रिएक्शंस बन रही है। मतलब अगर एक भी प्रोसेस इसके अंदर से रुक जाता है या फिर नहीं होता है तो आगे का पूरा प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक के। तो ये क्यों हो रहा है, इसको हम चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस। जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक्टिव करवा देते हैं इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ये किसकी वजह से हो रहा है, थ्रोम्बिन, ये एंजाइम की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखो फिब्रिनोजेंस जो है वो कैसे स्टेज में प्रेजेंट है, वो फिब्रिनोजेंस कैसे है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फिब्रिनोजेन है, ये कैसा है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हमने क्या करवा दिया, एक्टिव करवा दिया, फिब्रिनोजेन एक्टिव हो गया है। ये फिब्रिनोजेन अभी बिल्कुल वर्क कर सकता है। ये फिब्रिनोजेन से आगे क्या बनेगा, फिब्रिन्स बनेंगे। फिब्रिन से फिर अंदर क्या होते हैं, थ्रेड्स और नेटवर्क्स बनते हैं और उसके अंदर आरबीसीज ट्रैप होते हैं। आरबीसीज इधर पर क्या होंगे, ट्रैप होंगे, ठीक है। अब ये जो फिब्रिनोजेन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में गया है, ये क्यों गया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, यहाँ पर एक एंजाइम लगता है थ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन जो होता है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो थ्रोम्बिन यहाँ पर एंजाइम की तरह काम कर रहा है ये प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है, इनएक्टिव स्टेट है। इसको जब एक्टिव करते हैं तो थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने वाला पार्ट था उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो एंजाइम है यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पर लगता है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है ये खुद भी इनएक्टिव स्टेट में होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव करवाते हैं और उसके लिए कोई थर्ड और दूसरा एंजाइम लगता है, दूसरे ठीक है केमिकल्स वहां पर लगते हैं। तो एंजाइम थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, ये सबसे पहले जो फिब्रिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में थे उसको फिब्रिनोजेन एक्टिव फॉर्म में लेकर आ रहा है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन जो था, ये थ्रोम्बिन जो होते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। समझ आ गया, प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब प्री ये वर्ड से आया है, थ्रोम्बिन के पहले बनने वाली चीज वो हो गई प्रोथ्रोम्बिन। कैसे आप याद रख सकते हो, प्री थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन के पहले वाला, और वही नाम आ रहा है प्रोथ्रोम्बिन, एकदम सिमिलर है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन आप वैसे याद रख सकते हो। प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिव हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन हो जाएगा। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या है, जहां पर भी लास्ट में वर्ड आ जाता है एज, जैसे कि लाइटेस या फिर प्रोटीएस, ये सारे एंजाइम्स हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़े। तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये हमेशा ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं ऑक्सीडेज, हाइड्रोलेसिस, इनके एंड में एज ये वर्ड लगता है। तो जो भी एंजाइम होता है उसके लिए एज ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोकाइनेज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, इनएक्टिव फॉर्म का है ये, इसको एक्टिव कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, इनटू थ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। कौन सा अबव रिएक्शन है, ये थ्रोम्बिन को बनाना है फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमिक रिएक्शंस पूरे एक दूसरे से लिंक होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है। यहाँ पर अभी जस्ट बताया, इसको हम कहते हैं कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड प्रोसेस या फिर कैस्केड रिएक्शन इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रही है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही लिंक्ड है। मतलब अगर एक जो बन रहा है वो दूसरे वाले के लिए एज अ एक्टिवेटर काम करेगा, अगर वो एक्टिवेटर नहीं रहेगा तो आगे वाले सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब यहाँ पर टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर से एक अननोन है या फिर वी कैन से अब तक के पता नहीं चला है, डिटेक्ट नहीं हो पाया है, तो वहां पर हम 12 फैक्टर्स मानकर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 13 है, इतना कंफर्म है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज हाउ मेनी, 13 फैक्टर्स होते हैं एक्चुअल में इस कैस्केड रिएक्शन। और कैस्केड रिएक्शन इसको क्यों बोला गया है वो भी मैंने बता दिया। लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शंस, लिंक्ड है पहली बात। दूसरा एंजाइमिक रिएक्शन है क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बना है वो दूसरे प्रोसेस या फिर दूसरे रिएक्शन के लिए एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है वो थर्ड रिएक्शन के लिए एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज वाई एंजाइमिक रिएक्शंस ये होते हैं, और इसको कैस्केड प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड होते हैं, और अगर एक भी स्टेप यहाँ पर इनकम्प्लीट हो जाएगा तो आगे के सारे स्टेप्स इनकम्प्लीट रहेंगे। किस पे डिपेंडेंट होता है, फैक्टर्स पर। एंड नेक्स्टली प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फिब्रिनोजेन का हमने देख लिया, इनएक्टिव फिब्रिनोजेन होता है जिसको हम फिब्रिनोजेन एक्टिव फॉर्म में करवाते हैं। इन एन इनएक्टिव स्टेट, इन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। देखो सबसे पहले अगर जब भी इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स के साथ में कॉन्टैक्ट आने पर, ठीक है, कोलेजन के साथ में और प्लेटलेट्स के साथ में कॉन्टैक्ट में आने पर यहाँ से एक्चुअल इनिशिएशन होता है इस प्रोसेस का। अब ये जो प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहां पर कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी। देखो यहाँ पर क्या हुए, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया कोलेजन के कांटेक्ट में आने से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, वो सब आपको डिटेल में नहीं जाना है, वो सब आपके फर्दर स्टडीज में आप लोग वो चीज पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपको क्वेश्चन इतने डिटेल में नहीं आएंगे, जो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो एट द साइट ऑफ इंजरी क्या होता है, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं। इट कैन ऑल्सो इनिशिएट कोएगुलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात की गई है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अनदर सब्सटेंस जिसकी वजह से क्या होता है, इनिशिएशन होता है किसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से इनिशिएशन होता है कोएगुलेशन का। तो मल्टीपल वेज है जिससे कोएगुलेशन इनिशिएट होता है। एक्चुअली कोएगुलेशन दो वे में चलता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। दोनों ही डिफरेंट मोड है, लेकिन फाइनली दोनों का जो मोटिव है वो यही है कि फिब्रिन थ्रेड्स बनाने हैं, मैशवर्क स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरीके से मैशवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, एंड वहां पर आरबीसी को ट्रैप करना है ताकि क्या हो, आरबीसी का फ्लो या फिर ब्लड फ्लो कम होता जाए। कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैल्शियम आयन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, इसलिए क्योंकि
कैल्शियम आयंस जो है ये खुद एक फैक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज कैल्शियम आयंस इटसेल्फ। तो यहाँ पर जो कैल्शियम आयंस है ये पहली बात तो फैक्टर है, मतलब एंजाइम की तरह बिहेव भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है इसके अंदर जहां पर कैल्शियम रिक्वायर्ड होते हैं। तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के साथ में काम करते हैं, एज अ विटामिन बोल सकते हो आप, ये काम कर सकते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। फटाफट से हम लिम्फ देख लेते हैं। अब ये लिम्फ क्या होता है?